नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। पवार फैमिली के भीतर जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, उसका नतीजा चाहे जो कुछ भी निकले, यानी कि विधायक, सांसद और पदाधिकारियों के शक्ति प्रदर्शन के मामले में अजीत पवार चाहे कितना भी दमखम दिखा दे, शरद पवार ने अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। वो क्या करेंगे, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस पूरी बात का उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट है। शरद पवार ने ये बात ठान ली है कि वो उन सभी नेताओं को सबक सिखाएंगे जो उनके खिलाफ हैं, और उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपना एक जन परिवर्तन या फिर ये कह दें जन यात्रा का एक शेड्यूल रेडी कर दिया है। सबसे पहले शरद पवार इनके निशाने पर हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक ये पश्चिम महाराष्ट्र में है। नासिक ये एक फार्म ओरिएंटेड, मतलब कि किसान की प्रोडक्ट्स ज्यादा पैदावार करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, और एनसीपी के लिए ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां के नेता हैं छगन भुजबल, और छगन भुजबल ने इस समय बगावत की है। शरद पवार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि छगन भुजबल मुझसे मिलके गए और मुझे कहा कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में जाके उन्होंने खुद शपथ ले ली। तो शरद पवार ने तय किया है कि उनके प्रचार की शुरुआत सबसे पहले नासिक से होगी। जयंत पाटिल ने जानकारी दी है, नासिक का जो येवले इलाका है जहां से छगन भुजबल चुनाव लड़ते हैं, वहां पे शरद पवार अपनी रैली करेंगे, जनसंपर्क यात्रा करेंगे। बड़ी बात यह है कि यहां से आगे बढ़ते हुए जो इसी डिस्ट्रिक्ट में छगन भुजबल के विरोधी हैं और जिन्हें साल 2019 में पार्टी से निकाल दिया गया था, ऐसे एडवोकेट माणिकराव शिंदे, इनको शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया है। वो देर रात मुंबई में आए, शरद पवार के निवास स्थान पहुंचे और शरद पवार ने उनको पार्टी में प्रवेश दे दिया। कुल मिला के छगन भुजबल की ही डिस्ट्रिक्ट में उनके जो विरोधी हैं उनको पार्टी में एंट्री दे दी, और अपने प्रचार की शुरुआत वो येवले नासिक से करेंगे। दोस्तों, नासिक में जाने का एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। नासिक में लगभग 6 एमएलए हैं। मैं सबके नाम सुनाता हूं। नासिक से छगन भुजबल, देवलाली से सरोज आहिरे, सिन्नर से एडवोकेट माणिकराव कोकाटे, निफाड से दिलीप बनकर, दिंडोरी से नरहरी झिरवड़, वही नरहरी झिरवड़ जो कि विधानसभा के स्पीकर थे और उनके हाथ में शिवसेना के एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार था, और उन्होंने जो फैसला लिया उसके खिलाफ याचिकाएं हुई है, वही नरहरी झिरवड़। और कड़वण से नितिन पवार। ये 6 सीट्स जो है वो नासिक बेल्ट से, उसी के आसपास के इलाके से आती है, और ये 6 के 6 इस समय अजीत पवार के साथ है। यानी शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। मान लीजिए 10% जितनी उनकी जो टोटल सीट है जो इस बेल्ट से आती है, वो पूरा का पूरा बेल्ट जो है वो इस समय अजीत पवार के साथ है, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले नासिक के येवले में सभा का ऐलान किया है। छगन भुजबल के घोर विरोधी को पार्टी में ले लिया है, और उसी के साथ ये पूरी बेल्ट जो मैंने पूरी सीट आपको पढ़ के सुनाई, नासिक, देवलाली, सिन्नर, निफाड, दिंडोरी, कड़वण, ये सब जगह पे वो प्रचार करने वाले हैं। और जो भी एमएलएज इस समय हैं और जिन्होंने पक्षांतर किया है, जाहिर सी बात है उनके विरोधियों को या उनके नीचे की सेकंड कैडर को अपनी पार्टी में लेने की कोशिश करेंगे। शरद पवार ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ही इस बात का ऐलान कर दिया था। अब तो सिर्फ उनका दौरा जाहिर हो रहा है। नासिक के बाद वो नागपुर जाएंगे, सोलापुर जाएंगे। तो शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन समर्थन जुटाने के लिए क्या कहा था,
आइए पहले वो हम आपको सुनाते हैं। मला 1980ला जे चित्र दिसलं ते चित्र पुन्हा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हातून कसं उभं करता येईल हा माझा एक कलमी कार्यक्रम राहील. माझा महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेवर आणि विशेषतः तरुण पिढीवर प्रचंड विश्वास आहे. वैसे दोस्तों, नासिक का दौरा 8 जुलाई को है, लेकिन उससे पहले 6 जुलाई को एक बहुत बड़ा लीगल स्टेप जो है वो शरद पवार ने उठाया है। उन्होंने दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शरद पवार इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। मैं आपको बता दूं कि एनसीपी के पास से राष्ट्रीय पक्ष का जो एक अधिकार था वो चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। वो सिर्फ अब एक क्षेत्रीय दल है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई राज्यों में एमएलएज हैं, और जिन राज्यों में उनके एमएलएज हैं उन राज्यों के एमएलएज को भी वो अपने बुलाना चाहते हैं और उनको पार्टी के साथ रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार इन्होंने पार्टी के कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जो उनके ट्रेजरर हैं सुनील तटकरे, उनको भी पार्टी से उन्होंने निष्कासित कर दिया है। और अब इन खाली पड़ी पोस्टों पर वो किन की नियुक्ति करते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल के पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, इन राज्यों की जिम्मेदारी है। यानी कि इलेक्शन बाउंड जो स्टेट्स हैं उसकी जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल के पास है। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि 6 जुलाई को वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले शक्ति प्रदर्शन के तुरंत बाद 6 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने लोग वहां पर उनके साथ में समर्थन में जुटते हैं, क्योंकि उनके नागालैंड में लगभग 6-7 जितने विधायक हैं, गुजरात में 2 विधायक हैं, मिजोरम में उनके विधायक हैं। तो ऐसे पूरे देश में उनके पास कई सारे विधायक हैं अलग अलग राज्यों में। वो विधायकों में से कितने विधायक वहां जाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो 6 जुलाई की ये मीटिंग के बाद में 8 जुलाई से वो सीधे दौरे पे जाएंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक दांव ऐसा खेला है जो एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे ने खेला था, जब राज ठाकरे शिवसेना छोड़ के बाहर गए थे। बाला साहेब ठाकरे ने राज ठाकरे को यह कहा था कि आज के बाद मेरा फोटोग्राफ यूज मत करना, अगर तुम मेरी विचारधारा और मेरी पार्टी के साथ में सहमत नहीं हो तो मेरा फोटोग्राफ यूज करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी ऐसी ही बात कही। उन्होंने क्या कहा आइए हम आपको दिखाते हैं। जिवंत माणूस जेव्हा सांगतो की माझा फोटो वापरायचा नाही, विषय संपला। आणि तुमच्याकडे आहेत ना तुमचे राष्ट्रीय नेते दिल्लीचे वगैरे 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 कुठले कुठले, त्यांचे फोटो वापरा ना। कशाला पाहिजे शरद पवार? शरद पवारांची विचारधारा नको, शरद पवारांचे आदेश पाळायचे नाहीत, ते आम्हाला मान्य नाहीत सांगायचं प्रेस कॉन्फरन्समध्ये। एक मान्यवर असं म्हणतात असं म्हणायचं आणि शरद पवारांचा फोटो पण वापरायचा, असं नाही चालत ना। तो जितेंद्र आव्हाड ने यह कहा कि अगर आप पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, शरद पवार साहब से सहमत नहीं है, तो आपको फोटोग्राफ यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या अजीत पवार ने यह बात मानी? ये फोटोग्राफ देखिए। अजीत पवार ने शरद पवार की बात नहीं मानी। उन्होंने अपने कार्यक्रम के बैकड्रॉप में सबसे बड़ा फोटोग्राफ जो है वो शरद पवार इनका रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में शरद पवार ने चुनाव आयोग के पास एक केविएट भी फाइल कर दी है। केविएट का मतलब यह होता है कि यदि मेरे खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ कोई कदम आप उठाने जा रहे हो तो आप कदम उठाने से पहले कृपया मुझे बताएं। मैं केविएट दाखिल कर रहा हूं, मुझे बताए बिना आप कोई भी फैसला मत लीजिए। और अब वो दिल्ली भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चुनाव आयोग से भी मुलाकात करें। कुल मिला के शरद पवार का आगे का प्लान एकदम तय है। एक युवा की तरह, एक तरुण व्यक्ति की तरह वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। वो लीगल स्टेप ले रहे हैं, मोरल स्टेप्स ले रहे हैं, मेरा फोटोग्राफ हटाओ, और
सड़क पर उतरकर जन समर्थन के मामले में भी जुट गए हैं। तो ये है शरद पवार का आगे का प्लान ऑफ एक्शन। अजीत पवार का प्लान ऑफ एक्शन अब तक बाहर नहीं आया है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। 4 PM महाराष्ट्र देखते रहिए, इसी तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।